हाँ जी, नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और आज की क्लास के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं महाराणा सांगा के बारे में। लास्ट क्लास के अंदर महाराणा कुंभा के बारे में देखा था और आज के बारे में इसके अंदर देखेंगे महाराणा सांगा के बारे में देखेंगे। महाराणा सांगा के बारे में देखेंगे। लास्ट क्लास के अंदर हमने कुंभा को जो कंप्लीट कर लिया था। कुंभा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बड़ा भी राजा है, तो उसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखना। मैं कुंभा को 1433 के अंदर राजा बनता है और 1468 तक क्या रहता है, राजा रहता है कुंभा। कुंभा के बाद में अगला जो राजा बनता है वो बनता है रायमल। और जो रायमल जी है वो लगभग 1473 के अंदर राजा बनते हैं और 1508 तक रहते हैं। और रायमल जी के बाद में राजा कौन बनता है, सांगा बनता है। और जो सांगा का जो टाइम पीरियड है वो रहता है हमारा 1509 से लेकर 1528 तक रहता है। तो थोड़ा ध्यान रखना। तो मैं आपको लिख देता हूँ, जो सांगा का जो टाइम पीरियड था वो 1509 से लेकर 1528 के बीच में था। आगे चर्चा करें तो ये थोड़ा ध्यान रखना। हमने देखा कि जो कुंभा था, कुंभा की जो डेथ है वो कौन करता था। कुंभा की डेथ इसका बेटा था जिसका नाम था उद्दा। उद्दा इसको मार देता है, लेकिन बाकी वहाँ की जनता है जो उद्दा को एक्सेप्ट नहीं करती है, उसके खिलाफ विद्रोह कर देती है। बाद में उद्दा उधर माला की तरफ जाता है, कहते हैं कि इसके ऊपर बिजली गिरने से इसकी डेथ हो गई थी। बाद में फाइनली राजा कौन बनता है, रायमल राजा बनता है। और रायमल जी के बाद में फाइनली राजा कौन बनता है, सांगा बनता है। तो ये आप थोड़ा लोग ध्यान रखना कि कौन किसके बाद में बनता है। तो सांगा यहाँ पर क्या बनता है, हमारा राजा बनता है। सांगा के बारे में हमने जो लोग पढ़ने जा रहे हैं, आप सभी से एक बार मेरी रिक्वेस्ट है, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी जो ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्तों के साथ शेयर करें। तो हम देखेंगे महाराणा सांगा के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसके पिता कौन थे। तो सांगा के पिता की बात हो तो सांगा के पिता कौन थे, आपके रायमल थे। और वही मैं बात करूँ इसकी माता की, तो इसकी माता कौन थी, तो इसकी माता का नाम था रतन कंवर। रतन कंवर इसकी क्या थी, माता का नाम। इसके अलावा मैं बात करूं तो एक बिद्दा जेठमालू था जो किसकी राजा बनने के लिए क्या करता, सहायता करता। बिद्दा जेठमालू कहते हैं कि जो रायमल जी थे, इन रायमल जी के 3 पुत्र थे। मैं बात करूं तो इसके जो रायमल जी थे इनके 3 पुत्र थे। जो सबसे बड़ा पुत्र था उसका नाम था पृथ्वीराज। उसके बाद में था आपके जेमल और उसके बाद था हमारा सांगा। कहते हैं कि एक बार इन तीनों के बीच में जो जब ये राजकुमार थे तो इनके बीच में लड़ाई हो गई कि मेवाड़ अगला जो राजा है कौन बनेगा। तो इनके राज्य के अंदर एक महिला थी जो किसी का हाथ देखो उसके भविष्य बता दिया करती थी। तो कहते हैं कि तीनों एक बार है उस महिला के पास में जाते हैं और उस महिला को हाथ दिखाते हैं। तो वो महिला है जो सांगा का जो नाम ले लेती है, अगला राजा कौन बनेगा, सांगा बनेगा। तो पृथ्वीराज और जो जेमल था वो इसके पीछे है जो पड़ जाता है कि हम इसको मार देंगे और मार के जो हम अगला क्या बन जाएंगे, राजा बन जाएंगे। तो जब ये भागता है तो ये सांगा आगे और ये दोनों भाई इसके पीछे भागता है। तो भागते भागते ये जो काम पर पहुंच जाते, एक गांव के अंदर पहुंच जाते हैं जहाँ पर उनको बिद्दा जेठमालू मिलता है। बिद्दा जेठमालू जैसे तीर्थ करके आ रहा था, वहाँ पर विश्राम कर रहा था किसी मंदिर के अंदर। तो वहाँ पर यहाँ पर बिद्दा जेठमालू उनका मिलता है। तो जब वो भाग के आता है उसको देखता है तो उसको वो सारी बात बताता है। तो बाद में बिद्दा जेठमालू तो इसको अपना घोड़ा भी देता है और जो पृथ्वीराज जेमल है तो उसके बाद में उसको लड़ता भी है, लेकिन ये उनको बताता नहीं है कि सांगा किधर गया। उनको बीच में रोक लेता है और उनसे थोड़ी देर लड़ता भी है। तो तब तक सांगा है जो बहुत आगे चला गया था। तो बाद में इसको ये क्या हो गया था, वीर गति को भी वहाँ पर प्राप्त हो गया था। इसलिए उसको कहा जाता है कि जेठमालो तन जून या करवाड़ा कटे सांगो भोगे चित्रकूट सर बिदा सके। यानी चित्रकूट बोलते चित्तौड़गढ़ को, सांगा किसको भोग रहा है, चित्तौड़ को भोग रहा है। और किसका सर कटने पर, तो बिदा जेठमालो का सर कटने पर वो किसको बोल रहा है। तो ध्यान रखना बिदा जेठमालो ने जो इसकी क्या थी सहायता की थी। बाद में जो सांगा है वो यहाँ से भागता है और श्रीनगर के अंदर पहुँचता है। श्रीनगर अजमेर के अंदर जगह है वो श्रीनगर नहीं जो आप समझ रहे हो,
ये जगह कहाँ पर? अजमेर के अंदर है। और अजमेर के अंदर एक बंदा था जिसका नाम था करमचंद पंवार। करमचंद पंवार नाम का बंदा था और उसके पास में जाके क्या रहता है? शरण रहता है और वहीं पर रहता है। बाद में बात करूँ जो पृथ्वीराज था, पृथ्वीराज, बाद में पृथ्वीराज की डेथ हो जाती है। पृथ्वीराज की किस प्रकार डेथ हुई? तो पृथ्वीराज की एक बहन थी जिसका नाम था आनंदाबाई। आनंदबाई, और इस आनंदबाई का जो विवाह है वो जगमाल देवड़ा के साथ में हो रखा था। किसके साथ? जगमाल देवड़ा के साथ में हो रखा था, जो कि काम का था सिरोही का था, सिरोही का था। और इसके साथ में इसका क्या रखा? विवाह हो रखा था। ये जगमाल देवड़ा था, ये आनंदाबाई को क्या करता था? परेशान करता रहता था। तो एक बार जो आनंदाबाई ने जो पृथ्वीराज को बता दिया था कि क्या हुआ था, ये परेशान करता है, इसको टॉर्चर भी करता है, मारता पीटता है। तो बाद में जगमाल देवड़ा है जो इसको वहाँ पर सिरोही जाता है, इसको समझाता है। तो इस जगमाल को यूँ थोड़ी बेइज्जती टाइप फील होता है। वैसे सारा बेइज्जती करते तो वो व्यक्ति को होती भी और खुद के घर के अंदर बेइज्जती कर देता है। तो दूसरे दिन जब वो वापस पृथ्वीराज जा रहा था तो जगमाल देवड़ा ने उसको कुछ लड्डू दिए और उस लड्डू के अंदर क्या मिला रखा था? जहर मिला रखा था। और वह जहर के लड्डू खाने से बाद में पृथ्वीराज की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो ये ध्यान रखना है, पृथ्वीराज की मृत्यु कैसे हुई? तो जगमाल देवड़ा ने जो जहर के लड्डू दिए उससे इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। पृथ्वीराज के बारे में बताऊं तो आपने नाम सुना होगा कि उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज, आपने नाम सुना होगा। वो उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज यही था, फ्लाइंग प्रिंस के नाम से जानते थे, उड़ना राजकुमार के नाम से जानते थे। इसकी एक गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम था तारा, और उस तारा के नाम से जो अजमेर वाला किला है उसका नाम पड़ा आपका तारागढ़। ये भी आप ध्यान रखना। और बाद में इसकी जो छतरी है वो फाइनली हमारे कहाँ पर है? कुंभलगढ़ के अंदर है। कुंभलगढ़ के अंदर इसकी छतरी बनेगी, जो कि कितने खंभों की है? 12 खंभों की आपकी छतरी है। तो ये भी ध्यान रखना है, 12 खंभों की छतरी किसकी है? आपके पृथ्वीराज की है, जो कि यहाँ पर कुंभलगढ़ किले के अंदर ये छतरी बनाई हुई है। ये थोड़ा ध्यान रखना। वैसे छतरी हमारे कल्चर के अंदर भी टॉपिक है, तो वहाँ पर हम वापस इसको रिविजन कर लेंगे। तो थोड़ा बात ये आप ध्यान रखना। इसके अलावा इसका दूसरा बेटा था जयमल। जयमल जी की बात करो तो जयमल जी सोलंकियों के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए। सोलंकियों के खिलाफ लड़ते हुए क्या गए? मारे गए। तो बाद में अंत में बचता कौन? सांगा बचता है। और जैसे सांगा को पता चलता है कि मेरे दोनों भाई निपट चुके हैं, तो बाद में सांगा अजमेर से वापस जाता है मेवाड़, और मेवाड़ के अंदर 1509 के अंदर फाइनली इनका क्या हो जाता है? राजतिलक हो जाता है। तो ध्यान रखना 1509 के अंदर इसका क्या होता है? राजतिलक होता है महाराणा सांगा का। उसके बाद में हम पढ़ते हैं महाराणा सांगा के बारे में। तो ध्यान रखना महाराणा सांगा के बारे में थोड़ी नॉर्मल जानकारी देखिए भाई, इसके पिता कौन थे, इसकी माता कौन थे, राजा बनने के अंदर कौन सहायता करता है इसकी, और ये जाके बाद में शरण कहाँ पर लेता है? तो ध्यान रखना करमचंद पंवार की शरण लेता है। आगे मैं बात करूँ, यहाँ तक आपकी क्लियर हो गया। अब हम बात करें इसकी पॉलिटिकल अचीवमेंट्स की। पॉलिटिकल अचीवमेंट्स में सबसे पहले देखेंगे इसकी पॉलिटिकल अचीवमेंट्स की बात करूं तो पॉलिटिकल अचीवमेंट्स में सबसे पहले देखेंगे इसका दिल्ली के साथ में क्या संघर्ष हुआ। किसके साथ में? दिल्ली के साथ में संघर्ष। सक्सेशन स्ट्रगल ऑफ दिल्ली, इसका दिल्ली के साथ में क्या संघर्ष था? तो मैं बात करूं दिल्ली के साथ में संघर्ष की, तो जब बहुत चीज जा रही है कि जब ये राजा बनता है, क्या बनता है? तब ये राजा बनता है, तब दिल्ली का आपका राजा कौन था और इसका संघर्ष किसके साथ में था? ये दो चीज याद रखनी। क्या क्या याद रखोगे? पहले कि जब ये राजा बनता तो दिल्ली का राजा कौन था और इसका संघर्ष किसके साथ में था, यानी इसका जो युद्ध वगैरह हुआ वो किसके साथ में, तो ये दो चीज याद रखें। तो यहाँ पर बात करूँ राजा, तो राजा तो था हमारा सिकंदर लोदी। कौन था? सिकंदर लोदी था। लेकिन इसका जो संघर्ष था वो चल रहा था हमारा इब्राहिम लोदी के साथ। किसके साथ में चल रहा था? इब्राहिम लोदी के साथ में। इब्राहिम लोदी के बीच में और इसके बीच में दो युद्ध भी होते हैं, वो भी आप लोगों को ध्यान रखना है।
कौन कौन से वो 2 युद्ध थे उसके बारे में देखते हैं। तो मैं बात करूं उन 2 युद्धों की, तो देख सकते हैं साहब इनके कौन कौन से इसके बीच में युद्ध होते हैं। तो 2 चीज तो पहले आप ये याद रखना कि इसका संघर्ष किस किस के बीच में चल रहा था। मैं बात करूं पहला युद्ध, एक हुआ था खातौली का युद्ध, खातौली का युद्ध, और एक हुआ था हमारा बाड़ी का युद्ध। खातौली का युद्ध और बाड़ी का युद्ध, ये 2 युद्ध होते हैं। कब कब होते हैं? तो ये खातौली का युद्ध होता है 1517 में। किस किस के बीच में होता है? तो सांगा और सिकंदर लोदी के बीच में। और मैं बात करूं इस युद्ध खातौली जगह कहां पर है? तो ये कोटा के अंदर जगह, कहां पर है? कोटा के अंदर जगह है। और इसके अंदर विजय किसकी होती है? मैं बात करूं विजय या जीत, तो इसके अंदर विजय या जीत किसकी होती है? हमारी सांगा की होती है। सांगा इस युद्ध के अंदर जीत जाता है। मैं वही बात करूं बाड़ी, तो बाड़ी जो जगह है वो है हमारी धौलपुर के अंदर। कहाँ पर? धौलपुर के अंदर जगह है। और ये युद्ध है वो होता है हमारा 1518 के अंदर। और इस युद्ध के अंदर जीत कौन है या विजय किसकी होती है? तो विजय होती है हमारे सांगा की। किसकी होती है? सांगा की क्या होती है? विजय होती है। जो बाड़ी वाला युद्ध था इसके अंदर इसका एक सेनापति था जिसका नाम था मियां खान। मियां खान करके इसका एक सेनापति लड़ा, तो वो भी ध्यान रखना कि इस युद्ध के अंदर सेनापति कौन था? मियां खान नामक सेनापति था। ये थोड़ा आप लोग ध्यान रखना। खातौली का युद्ध कब होता है? बाड़ी का युद्ध कब होता है? किस किस के बीच में होता है? और जीतता कौन? ये 3 चीजें इसके अंदर ध्यान रखना। इसके अलावा इसमें आज तो कोई क्वेश्चन है जो नहीं पूछा हुआ, तो ध्यान रखना। दिल्ली के साथ में क्या संघर्ष था? सिकंदर लोदी वहाँ का राजा था जब ये राजा बनता है, लेकिन इसका जो संघर्ष था, इसका जो युद्ध हुआ था वो किसके साथ होता है? इब्राहिम लोदी के साथ में युद्ध होता है इसके। इसके अलावा हम देखें कौन कौन से युद्ध होता है? एक होता है खातौली का युद्ध जो कि कब हुआ था? 1517 का होता था। और दूसरा युद्ध हुआ हमारा बाड़ी का युद्ध जो कब होता है? 1518 के अंदर। खातौली जगह कोटा के अंदर, बाड़ी धौलपुर के अंदर। और दोनों के अंदर कौन जीता? सांगा जीता। इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है। आगे चल रहे हैं, अगला इसका हम संघर्ष देखें तो वो था हमारा मालवा के साथ में। तो मालवा के साथ में इसका क्या संघर्ष था वो देख रहे हैं। मालवा के साथ संघर्ष, मालवा के साथ संघर्ष देख रहे हैं। तो वही 2 चीज आपको ध्यान रखनी कि जब ये राजा बनता है तब मालवा का शासक कौन था? मालवा का शासक कौन था? और इसका जो संघर्ष है वो किसके साथ चल रहा था? वो 2 चीज आपको फिर से याद रखनी कि जब ये राजा बनता तो मालवा का शासक कौन था और इसका शासक किसके साथ चल रहा था। तो मैं बात करूं तो इसका जो राजा बनता है, इसका जो मालवा का जो शासक था उसका नाम था नासिर शाह। क्या नाम था आपका? नासिर शाह। लेकिन इसका जो संघर्ष चल रहा था वो चल रहा था हमारा मोहम्मद खिलजी सेकंड। किसके साथ चल रहा था? मोहम्मद खिलजी सेकंड के साथ में चल रहा था। हमने मोहम्मद खिलजी कुंभा के टाइम भी पढ़ा था, जिसके साथ सहारनपुर वाला युद्ध भी होता है, बदनौर वाला युद्ध होता है, वो था मोहम्मद खिलजी फर्स्ट। और ये कौन था? मोहम्मद खिलजी सेकंड है। तो ये इसके बीच में होता है। इन दोनों के बीच में एक युद्ध भी होता है और उस युद्ध का नाम रखना, आपको ध्यान रखना कौन सा युद्ध हुआ था। और उस युद्ध का नाम था आपके गागरोन का युद्ध। गागरोन या गागरोन का युद्ध सबको पता है। गागरोन कहां पर है? झालावाड़ के अंदर जगह है। 1519 के अंदर ये युद्ध होता है। 3 युद्ध लगातार होता है आपके खातौली और बाड़ी 1517-18 और गागरोन 1519। कहां पर जगह आपकी? झालावाड़ के अंदर जगह। सब जानते गागरोन के बारे में। इस युद्ध का मेन क्या कारण था? तो इस युद्ध का प्रमुख कारण हम देखते हैं तो इस युद्ध का प्रमुख एक ही कारण था, चंदेरी का मेदिनी राय। चंदेरी जगह है और वहां का एक शासक था जिसका नाम था मेदिनी राय।
चंदेरी का जो मेदिनी राय था इस युद्ध का क्या था, प्रमुख कारण था। क्या हुआ था, जो चंदेरी का जो मेदिनी राय था वो मोहम्मद खिलजी का विद्रोह था, लेकिन जो चंदेरी का जो मेदिनी राय था वो सांगा का खास दोस्त था, सांगा का दोस्त था। तो बाकी सांगा के पास होता है शरण, जैसी बात हमने दोस्त है तो उसको क्या देगा, शरण देगा। जो सांगा वो शरण भी नहीं देता, उसको एक जागीर वोट देता है, और कान की जागीर देता है, तो वो देता है हमारे गावड़ों की, गावड़ों में उसको क्या देता है, जागीर देता है। तो बाद में जब जैसे पता चला भाई मोहम्मद खिलजी को पता चला कि जो चंद मेदिनी राय वो हमारे गावड़ों के अंदर रहता है, सांगा ने उसको शरण दे रखी है, तो गावड़ों पर अटैक करता है। तो हमारा कौन सा युद्ध होता है, गावड़ों का युद्ध होता है। और बात करें इसके अंदर कि विजय किसकी होती है, तो विजय किसकी होती है, हमारे सांगा के इसके अंदर क्या होती है, विजय होती है, सांगा इस युद्ध के अंदर जीतता है। तो ये ध्यान रखना भाई। मालवा के साथ में इसका क्या संघर्ष था, तो जब ये राजा बनता है तो मालवा के शासक तो कौन था, हमारा नासिर शाह था, और इसका जो संघर्ष चल रहा था, इसका जो संघर्ष चल रहा था वो मोहम्मद खिलजी सेकंड के साथ में चल रहा था। एक युद्ध होता है कौन सा, हमारा गागवान का युद्ध, जो कि कहाँ पर झालावाड़ के अंदर होता है, कब होता है, 1519 के अंदर होता है। इस युद्ध का क्या कारण था, तो चंदेरी का शासन मेदिनी राय इसका प्रमुख कारण था, जो कि किसका विद्रोह था, मोहम्मद खिलजी सेकंड का विद्रोह था। लेकिन सांगा इसको क्या देता है, शरण देता है, और कहाँ की जाके देता है, गागवान की क्या देता है, जाके देता है। और इसके अंदर विजय किसकी होती है, तो सांगा के इसके अंदर क्या होती है, विजय होती है। तो हमने इसके दो प्रमुख हमने उत्तराधिकारी संघर्ष देख लिए। अब हम बात करेंगे तीसरा इसका जो संघर्ष चल रहा था वो चल रहा था गुजरात के साथ में। गुजरात के साथ संघर्ष, हाँ इसके अंदर एक चीज हम और भूल गए, जो चंदेरी वाला जो ये युद्ध हुआ था गालवन वाला, इसके अंदर सांगा का एक सेनापति था, और उस सेनापति का क्या नाम था, जिसका नाम था हरिदास झाला। हरिदास झाला करके इसका एक सेनापति हुआ करता था, जो कि जो बात कर जो खिलजी था, इस खिलजी को बंदी बना लेता, इसके अंदर क्या बना लेता, इसको बंदी बना लेता। अब चलते हैं आगे। अगला था गुजरात के साथ संघर्ष। गुजरात के साथ संघर्ष के अंदर देखेंगे कि जब ये राजा बनता है तो गुजरात का शासक कौन था, और इसका जो संघर्ष चल रहा था वो किसके साथ चल रहा था, तो गुजरात में जो शासक था वो था हमारा मोहम्मद बेगड़ा। मोहम्मद बेगड़ा करके शासक था, और इसका जो संघर्ष चल रहा था वो चल रहा था मुजफ्फर शाह के साथ। मुजफ्फर शाह सेकंड के साथ में क्या चल रहा था, संघर्ष चल रहा था। तो ये आप थोड़ा लोग ध्यान रखना, मोहम्मद बेगड़ा और मुजफ्फर शाह के बीच में इसका संघर्ष चल रहा था, और गुजरात के साथ इसे ये था ना, क्या कारण था इसके बीच में, क्या संघर्ष हुआ, तो इसकी एक रियासत थी गुजरात के अंदर, एक रियासत थी राठौड़ रियासत, और उस राठौड़ रियासत का नाम था आपके ईडर। तो रियासत थी उसका क्या नाम था, ईडर। कहाँ पर जगह पड़ती है, गुजरात के अंदर। तो इस रियासत के अंदर वहाँ के दो भाई थे, एक का नाम था रायमल और एक का नाम था भारमल, और इन दोनों के बीच में उत्तराधिकार संघर्ष हो गया, रायमल के बीच में और भारमल के साथ। जो मैं बात करूँ मुजफ्फर शाह सेकंड है, वो भारमल को वहाँ का राजा बनाना चाहता था, और फाइनली इसको क्या बना देता, राजा बना देता। लेकिन बड़ा भाई कौन था, रायमल था, और वो पहले सिस्टम होता है जो बड़ा होता है वही जो राजा बनने के अंदर उसको प्राथमिकता दी जाती थी। तो ये जो रायमल है ये भाग के जाता है किसके साथ में, भाग जाता है सांगा के पास कि भाई योग्य मैं हूँ राजा बनने के लिए, बड़ा बेटा भी मैं हूँ, मेरे को राजा बनाना चाहिए। जबकि बना किसको दिया, भारमल को बना दिया। तो बाद में सांगा आता है और इंडिया के अंदर किसको राजा बना देता है, रायमल को क्या बना देता है, राजा बना देता है। रायमल को राजा बना देते हैं, कुछ दिनों बाद में रायमल की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। बाद में भारमल वापस किसके पास में जाता है, सांगा के पास में जाता है, और कहता है मेरे को क्या बनाओ, राजा बनाओ। तो बाद में भारमल वहाँ का क्या बन जाता, ईडर का फाइनल क्या बन जाता, राजा बन जाता। तो ये इस ईडर रियासत को लेकर इन थोड़े बीच, इन दोनों के बीच में बनती। तो ये आप थोड़ा लोग ध्यान रखना। हमने तीन चीज, लेकिन दिल्ली के साथ में इसका क्या संघर्ष था, मालवा के साथ क्या था, और गुजरात के साथ में क्या था।
थोड़ा ये ध्यान रखना, सांस में वाला ध्यान रखना, कई बार सांस से पूछ लेते हैं, कई बार इसका संघर्ष किसका सांस चल रहा था वो पूछ लेते हैं। अब चलते हम आगे, और आगे आपने एक बहुत फेमस व्यक्ति का नाम सुना होगा, बाबर वर्सेस सांगा। बाबर और वर्सेस सांगा के बारे में हम देखेंगे, इनके बीच में क्या क्या, इनके बीच में अनबन थी, क्या वजह थी युद्ध होने की, कौन कौन से युद्ध हुए, उनका क्या परिणाम रहा, युद्धों का क्या कारण रहा, वो सारी तमाम चीज़ें हैं जो देखेंगे हम। तो सबसे पहले हम बात करें सांगा की, सांगा और बाबर के बीच में। तो इनके बीच में जो भी युद्ध हुए उन युद्ध का क्या कारण क्या रहा, मैं आप लोगों को बता दूं कि सांगा के और बाबर के बीच में दो युद्ध होते हैं। एक युद्ध होता है हमारा बयाना का युद्ध, और एक होता है हमारा खानवा का युद्ध। खानवा आप सभी ने जो नाम तो सुना ही होगा खानवा के युद्ध का, तो उसके बाद हम जो चर्चा करेंगे। तो पहले देखेंगे इनके बीच में क्यों अनबन थी, इसका क्या कारण था। तो पहला इस युद्ध का कारण था राजनीतिक महत्वाकांक्षा। दोनों की अपनी अपनी क्या थी, राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी। एक ये प्रमुख कारण था। इसके अलावा ये कारण था कि जो सांगा था, सांगा ने दिल्ली सल्तनत के 200 गांवों पर अपना क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। 200 गांवों पर अपना क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। तो ये भी इसका एक प्रमुख कारण था। इसके अलावा मैं बात करूं तो हम बात करें तो एक इसका युद्ध था कि भाई अफगान राजपूत मित्रता। अफगान और राजपूत मित्रता इस युद्ध का कारण था। हसन का मेवात इनके बीच में मित्रता हो जाती है। और इसका एक और प्रमुख कारण था कि जो बाबर है, बाबर की पुस्तक है जिसका नाम है बाबर नामा, तो उस बाबर नामा में सांगा पर वचन भंग का आरोप लगाया। वचन भंग का क्या लगाया, आरोप लगाया। तो ये इसके क्या प्रमुख कारण है। तो ये ध्यान रखना, राजनीतिक महत्वाकांक्षा क्या होती है, किन बीच में क्या क्या है, इनके बीच में युद्ध हुआ। तो ये थोड़ा आप ध्यान रखना। आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें बयाना के युद्ध की। सबसे पहले किसकी बात करेंगे, बयाना के युद्ध की बात करेंगे। बयाना का युद्ध, और ये युद्ध है वो होता है हमारा 16 फरवरी 1527 को। कब होता है, 16 फरवरी 1527 को होता है। मैं बात करूँ बयाना, बयाना जगह पड़ती है हमारी भरतपुर के अंदर। कहाँ पर पड़ती है, भरतपुर के अंदर जगह। और बयाना का जो किला है वहाँ पर पहले बाबर का अधिकार था, और ये बाबर ने ये किला एक बंदे को दे रखा था जिसका नाम था मेहंदी ख्वाजा। क्या नाम था, मेहंदी ख्वाजा करके एक सेनापति हुआ करता था, और उसको ये किला दे रखा था। लेकिन सांगा यहाँ पर अटैक करता है और इस मेहंदी ख्वाजा को हरा देता है, और यहाँ पर अपना क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है। यहाँ पर अपना अधिकार कर लेता है। तो इस युद्ध का ये प्रमुख कारण था। और इसके अंदर विजय किसकी होती है, तो इसके अंदर सांगा की विजय होती है। बाबर एक और सेनापति मिलता है, सुल्तान मिर्जा को भेजता, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। फाइनली जीत किसकी होती है, सांगा के इसके अंदर क्या हो जाती है, जीत हो जाती है। तो ये ध्यान रखना भाई, इस युद्ध का प्रमुख क्या कारण था। तो मेहंदी ख्वाजा है या जो बयाना का किला, इस युद्ध का प्रमुख कारण था। आगे बात करें, आगे हमारा युद्ध होता है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध,
खानवा का युद्ध के ध्यान रखना, जो बयाना वाला युद्ध होता है उसके जस्ट 1 महीने बाद कौन सा युद्ध होता है, खानवा का युद्ध होता है। बयाना वाला होता है हमारा 16 फरवरी को, और ये होता है हमारा 17 मार्च को, 17 मार्च 1527 को ये युद्ध होता है। लेकिन मैंने आपको एक कल पुस्तक का नाम बताया था और उसका नाम था वीर विनोद। वीर विनोद जो कि किसकी पुस्तक है, श्यामल दास जी की पुस्तक है। और ये श्यामल दास जी वाले वीर विनोद क्या कहती है कि ये युद्ध है वो 17 मार्च को नहीं बल्कि कब हुआ था, 16 मार्च को हुआ था। तो आपसे पर्सनली आपके पुस्तक का नाम लेके पूछ ले कि वीर विनोद के अनुसार खानवा का युद्ध कब हुआ, तब तो क्या बताना, 16 मार्च बताना, अन्य तो क्या बताओगे 17 मार्च 1927 बताना। क्लियर होगी आपकी चीज। अब चलते आगे। तो दोनों की, बाबर अपने आप में शक्तिशाली, उत्तरी भारत का शक्तिशाली शासक था, इधर लगातार मेवाड़ का प्रभाव बढ़ रहा था, तो सांगा भी अपने आप के अंदर है जो बहुत ही प्रभावशाली राजा रहा था। तो दोनों अपने आप में जो कुछ नीति अपनाते हैं, रणनीति अपनाते युद्ध के लिए। तो क्या क्या नीतियाँ हैं, रणनीति अपनाते हैं, तो देखते हैं। तो पहले बात करते हैं बाबर की, कि बाबर ने कौन कौन सी नीति अपनाई। बाबर की बात करूं तो बाबर ने एक तो इस युद्ध को जिहाद घोषित किया। क्या किया, इस युद्ध को जिहाद घोषित किया। दूसरा, उसने एक टैक्स लगता था, तमगा टैक्स। कौन सा, तमगा टैक्स। जो तमगा टैक्स है ये मुस्लिम व्यापारियों को लगता था। किस पर लगता था, जो भी मुस्लिम व्यापारी थे, इन मुस्लिम व्यापारियों को लगने वाला एक टैक्स था, और ये तमगा टैक्स लगता था इनके ऊपर। तो इस तमगा टैक्स को क्या कर दिया, हटा दिया कि आज से आपके किसी भी ऊपर पर किसी प्रकार का कोई भी तमगा नहीं लिया जाएगा। और तीसरा, इसने, बाबर कहते हैं कि खूब शराब पिया करता था, तो इसने इस युद्ध के अंदर कसम खाई कि शराब नहीं पीऊंगा। तो इसने शराब नहीं पीने की क्या कही, कसम खाई। शराब नहीं पीने की क्या करता, कसम खाता। तो ये 3 इसके अंदर प्रमुख रणनीति अपनाती है। सांगा कौन सी नीति अपनाता, तो सांगा के बारे में देखते हैं, सांगा कौन कौन सी नीति या रणनीति अपनाता। तो सांगा एक नीति अपनाता जिसका नाम था पात्य प्रबंध। अब बात करते हैं पात्य प्रबंध क्या होती है। तो पात्य प्रबंध का मतलब होता है राजाओं को लेटर लिखकर उनसे सहायता मांगना। तो ये ध्यान रखना कि राजाओं को निमंत्रण देकर युद्ध के लिए बुलाना। क्या कहलाता, आपका पात्य प्रबंध कहलाता। और ये नीति कौन अपनाता, सांगा अपनाता है। कहता है जिसने लगभग जितने भी आसपास के जितना राजा था वो सभी को बुलाता है। बात करते हैं कौन कौन से राजा इसकी सहायता के लिए आता है। तो मैं सबसे पहले बात करूँ आमेर की। आमेर का एक राजा था जिसका नाम था पृथ्वीराज, वो इसकी सहायता के लिए आता है। मारवाड़ की बात करूं तो मारवाड़ का एक राजा था जिसका नाम था हमारा मालदेव। मालदेव आता है। बात करूं बीकानेर की, तो बीकानेर से एक राजा था जिसका नाम था कल्याणमल। कहते हैं ये दोनों इस टाइम राजकुमार थे, राजा को इनके पिताजी थे, और ये दोनों क्या थे, इस टाइम प्रिंसेस थे, राजकुमार थे। मालदेव की बात करूं तो मालदेव के उस टाइम राव गंगा शासक संभाल रहे थे, और कल्याणमल के पिता थे जयसिंह, राव जयसिंह, तो वो संभाल रहे थे। इसके अलावा बात करते हैं मेड़ता की। मेड़ता से आता हमारा वीरमदेव। सिरोही की बात करें, सिरोही से आता हमारा अखेराज देवड़ा। अखेराज देवड़ा सहायता के लिए आता है। वागड़ से उदय सिंह आता है।
इसके अलावा आप लोग ध्यान रखना कि हमारे इधर से कौन आता है, तो इधर कौन था, बारमल, बारमल आता है इधर का। इसके अलावा आप ध्यान रखना कि चंदेरी एक रियासत थी और चंदेरी का आता आपका मेदिनी राय, चंदेरी का मेदिनी राय आता है। इसके अलावा ध्यान रखना राय सिंह के सलजी तंवर आता है, राय सिंह की क्या आता है, सहलदी तंवर आता है। इसके बाद ध्यान रखना सलूम्बर एक रियासत थी और सलूम्बर से कौन आता है, रतन सिंह चुंडावत, रतन सिंह चुंडावत आता है इसकी सहायता के लिए। और ध्यान रखना आप लोग हसन का मेवाती और मोहम्मद लोधी, मोहम्मद लोधी, ये मोहम्मद जो लोधी था ये इब्राहिम लोधी का छोटा भाई था। तो ध्यान रखना ये किसका भाई था आपके, इब्राहिम लोधी का क्या था आपका भाई था। मैंने आपको बताया था ना इस युद्ध का एक प्रमुख कारण था राजपूत और अफगान मित्रता, वो यही थी, हसन का मेवाती और मोहम्मद लोधी के बीच मित्रता हो जाती, तो ये इस युद्ध का वो प्रमुख कारण था। तो ये प्रमुख भाई राजा थे जो इसकी क्या सहायता करने के लिए आता है, नाम याद रखना। कई बार सीधा एग्जाम्पल पूछ लेता है भाई खानवा के युद्ध में आमने से जो सहायता के लिए कौन आया था, कई बार पूछ लेंगे मारवाड़ से कौन आया था, तो ये से थोड़ा ध्यान रखना आप लोग। एक बार आप इसको 14 स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो आगे चर्चा करते हैं। तो ध्यान रखना भाई आमेर से कौन आएगा, तो आमेर का कौन आता है, पृथ्वीराज आता है। वही मैं बात करूँ कि मारवाड़ से, तो मारवाड़ से कौन आता है, मालदेव। ध्यान रखना राजा तो कौन था, राव गंगा था। कौन था, राव गंगा राजा था, लेकिन आता कौन है, मालदेव आता है। मालदेव अपने आप में एकदम बहुत पराक्रमी टाइप का राजकुमार हुआ करता था। मैं बात करूँ बीकानेर से, बीकानेर से आता था आपका कल्याण में, लेकिन राजा कौन थे, राव जयसिंह थे। मैं बात करूँ मेरता से, मेरता से विरमदेव आता है, सिरों से अखिराज देवड़ा आता है, वागड़े का उदय सिंह आता है, एडर का भारमल आता है, चंदेरी का मेदिनी राय आता है, और राय सिंह का सहलदी तंवर आता है, सलूम्बर का रतन सिंह चुंडावत आता है, और इसके अलावा हसन का मेवाती और मोहम्मद लोधी जो थे। तो ये 10-12 लोग थे जो इसके अंदर इसकी सहायता के लिए प्रमुख रूप से आए थे, अपनी सेनाएं लेके आए थे। इसके बाद युद्ध होता है और युद्ध के अंदर बहुत ही सबसे एक ऐतिहासिक युद्ध है, एक हल्दी घाटी, एक खानवा का युद्ध, अपने आप के अंदर एक अपनी अलग ही पहचान रखते हैं। तो इस युद्ध के अंदर बात करें कौन जीता है कौन हारता है, तो विजय किसकी होती है, तो फाइनली इस युद्ध के अंदर मैं बात करूँ तो बाबर इस युद्ध के अंदर जीत जाता है। संगम को इस युद्ध के अंदर हार का सामना करना पड़ा और बहुत सारी ऐसी वजह थी जिसके अंदर इसका सामना करना पड़ा, इसका हार का। हम देखेंगे कौन कौन सी इसके अंदर इसके क्या क्या घटनाएं रही या किस इस प्रकार की बाबर की रणनीति रही कि उसको जीत मिल गई और सांगा को हार का सामना करना पड़ा। तो पहली चीज़ तो बाबर ने तो तमगा टैक्स हटा दिया, तमगा टैक्स हटा दिया तो सभी व्यापारी, तो इसने अचानक से जो बाबर का साथ दिया इसके खिलाफ, इससे पहले वो उसके खिलाफ था। इसके अलावा उसने शराब नहीं पीने की कसम खाई, यह भी इसका एक प्रमुख कारण था। और इसने गाजी बनने की भी क्या कही, कसम खाई, गाजी बनने के, या मैं बोलूँ इस युद्ध को जिहाद घोषित कर दिया। और एक खानवा का पहला युद्ध था जिसके अंदर तोपों का प्रयोग हुआ। किसका प्रयोग हुआ, तोपों का प्रयोग हुआ। हमारे वाले जो थे उन्होंने तोपों का प्रयोग नहीं किया था। जब जो बाबर आए थे तो ये अफगान थे, तो इन्होंने जो किसका प्रयोग किया, तोपों का प्रयोग किया था। तो तोप सबसे पहले आपको पता है तोप पे कितने शक्तिशाली होते हैं, तोप के सामने अचानक से जो बहुत सारे सैनिकों को मार सकती है एक साथ, तो तोपों का प्रयोग इसके अंदर हुआ था। इसके अलावा मैं बात करूँ तो इस युद्ध के अंदर जो था आपके बाबर की सेना थी वो एकदम एकजुट होकर एकदम पूर्ण से परिपक्व होकर आई थी। और इसके अलावा संघा की बहुत सारी ऐसी गलती थी या नीतियाँ थी जिसकी वजह से संघा को हार का सामना करना पड़ा। मैं बात करूँ संघा की, तो संघा था
उसकी सबसे इसका नेगेटिव पॉइंट था वो था कि इसकी जो सेना थी, इसकी सेना के अंदर एकता का अभाव था, एकता का क्या था, अभाव था, जिसके कारण उसको इस युद्ध के अंदर हार का सामना करना पड़ा। सबसे मेन कारण ये था। मैं बात करूँ, इसने बहुत सारे अलग अलग राजाओं के नेतृत्व में सेना आई थी, हमने भी सारों के नाम भी पढ़े। तो उस सेना थी वो जिसके नेतृत्व में आई थी उसी सेनापति के, उसी राज्य का कहना मान रही थी, किसी दूसरे का नहीं मान रही थी। और इसके अंदर एक कारण ये भी था, जैसा मैं मान लो कि अभी जैसे मारवाड़ का राजा कौन था, मालदेव था, और मालदेव मान लो 5,000 सेना लेके युद्ध के मैदान के अंदर आ गया। लेकिन जो भी मालदेव का जो सेनापति था या जो मालदेव था, ये मान लो कि युद्ध के अंदर इसको चोट लग गई या क्षतिग्रस्त हो गया, तो मालदेव युद्ध से बाहर नहीं जाएगा, बल्कि मालदेव की जो 5,000 की जो सेना है वो समेत पूरे युद्ध से क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। तो ये भी युद्ध का एक प्रमुख कारण था। तो मालदेव अकेला बाहर नहीं जाएगा, कौन जाएगा, इसकी पूरी सेना जाएगी। तो ये थोड़ा इसके अंदर नेगेटिव पॉइंट था। दूसरी चीज, मालदेव की जो सेना है या वो मारवाड़ की सेना थी, इसको कोई दूसरा बंदा यदि कमांड करे, जैसे कोई आमेर का राजा इसको या आमेर का कोई सेनापति इसको आदेश दे, तो ये मान ही नहीं रही थी। तो ये थोड़ा इसके अंदर जो सेना थी वो अलग अलग गुट बनकर बैठ गई थी। मारवाड़ वाले सेना थी वो केवल मारवाड़ वालों का ही कहना मान रही थी, आमेर वाले केवल आमेर वालों का मान रही। तो ये अलग अलग थोड़ा सिस्टम फेल हो गया था। दूसरी चीज, संगा स्वयं युद्ध के मैदान में चले गया, संगा स्वयं युद्ध के मैदान में क्या चला जाता। इससे पहले जो राजा था ना वो कभी युद्ध के मैदान में नहीं जाता था, केवल जो सेना होती थी वही युद्ध लड़ती। राजा वो सेनापति का एक काम होता, वो सेना को केवल कमांड करते थे बैठे बैठे। लेकिन संगा इस युद्ध के अंदर स्वयं क्या चला जाता, मैदान में चला जाता, और जितने भी वो बाकी सेनापति थे बाबर वाले, जितने भी सैनिक थे वो सारे इस बाबर के पीछे चल गए। और उसको पता था कि जैसे जैसे हम बाबर को इसको संगा को मार देंगे तो बाकी सेना ऑटोमेटिक क्या चली जाएगी, उससे बाहर चली जाएगी। तो ये इसका एक प्रमुख कारण था। तीसरी चीज, हमारे वाले जो थे इनके पास बहुत सारे हथियारों की बात हो तो भारी हथियार यूज करते थे, भारी हथियार यूज करते थे, जबकि जो बाबर थे वो हल्के हथियारों का क्या करते थे, यूज करते थे। एक तो जिसके पास भारी हथियार होगा जाहिर सी बात वो व्यक्ति है जो युद्ध के अंदर जल्दी थक जाएगा, और जो जिसके पास हल्के हथियार हैं तो वो लंबे समय तक युद्ध के अंदर टिका रहेगा। तो ये भी इसका एक प्रमुख कारण था। दूसरी चीज, हमारे वालों ने हाथियों का प्रयोग किया, इसका प्रयोग किया, हाथियों का प्रयोग किया था, जबकि जो बाबर थे उन्होंने घोड़ों का प्रयोग किया। तो घोड़ों में हाथी में क्या प्रयोग होता है, तो युद्ध के मैदान में सबसे बेस्ट हाथी में घोड़ा में से मैं बताऊं तो घोड़ा सबसे परफेक्ट रहता है। पहली चीज तो घोड़ा स्पीड में दौड़ता है, दूसरी चीज हाथी के बजाय वो फुर्तीला होता है, तीसरी चीज हाथी के साथ में एक दिक्कत होती थी कि हाथी की जो सूंड होती थी उसके अंदर तलवारें या चाकू टाइप से लगाए करते थे, और हाथी को है ना जो युद्ध के मैदान में जाते उसको दारू शराब पिला के ले जाते, इसलिए हाथी का नाम सुना होगा आपने, मदमस्त, तो इसलिए भी पड़ा है। और दूसरी चीज है कि हाथी जब घूमता है तो वो बहुत सारे सैनिकों को कुचल भी देता था, और ये जब कई बार हाथी पागल भी हो जाता तो अपने सेना पर ही वार कर देता था। तो ये हाथी के साथ में बहुत बड़ी दिक्कत होती थी। जबकि घोड़ा होता है वो एकदम फुर्तीला जानवर होता है, इधर से उधर वो दौड़ने में स्पीड होती है, घेर जब घूमता तो उसको कम जगह चाहिए होती है। तो घोड़े इसके अंदर बाबा ने घोड़ों का प्रयोग किया था, और जो हमारे सांगा था उन्होंने हाथियों का प्रयोग किया। तो ये प्रमुख कुछ कारण थे जिसके अंदर सांगा को हार का सामना करना पड़ा, और बाबर की इसके अंदर क्या हो जाती है, जीत हो जाती है। बाद में क्या कारण रहा, आगे क्या कहते हैं, तो सांगा इस युद्ध के अंदर क्षतिग्रस्त हो गया था, सांगा इसके अंदर कहते हैं बेहोश हो गया था। तो बाद में जब कोई युद्ध बेहोश हो जाता है, जो जैसे मेन राजा यदि कोई क्षतिग्रस्त हो जाता है, चोट वगैरह आ जाते हैं, घायल हो जाता है युद्ध के अंदर, तो जो कोई दूसरा व्यक्ति होता है जो उसके जो भी आभूषण वगैरह था जो भी है वो मुकुट वगैरह वो सारे पहन कर है जो युद्ध लड़ता था, ताकि जो सेना है उसका जो हौसला बना रहे। तो बाद में इस युद्ध का नेतृत्व कौन करता, तो वो ध्यान रखना, जो नेतृत्व है वो झाला अज्जा करता है। कौन करता है, झाला अज्जा करता है। झाला अज्जा जो कि क्या करता, सादड़ी करता, सादड़ी चित्तौड़ में हमारी एक जगह, और वो इस युद्ध का क्या करता, नेतृत्व करता है। बाद में सांगा को युद्ध से मैदान से काफी दूर लेके आए थे,
और बाद में वहाँ पर लाके इसका इलाज करते हैं। और इसका इलाज कहाँ पर करते हैं, तो बसपा पर करते हैं। कहाँ पर, बसपा, जो कि कहाँ पर जगह है, 2 साल अंदर जगह, वहाँ पर इसका इलाज किया गया। बाद में बात करते हैं, बाद में उसको जैसे पता चला कि भाई जो मेरी तो इस युद्ध के अंदर हार हो गई, लेकिन बाद में बाबर का जो अगला निशाना था वो आपका मेदिनी राय था। तो उसको पता था वो मेदिनी राय पर अटैक करेगा, इसलिए वो उधर जा रहा था। तो बाकी वाले सेनापति थे उनको डर था कि यार ये सांगा तो मरेगा ही मरेगा, साथ तो हमें भी मारेंगे। तो इसके जो साथ वाले सेनापति थे, सैनिक थे, उन्होंने इसको जहर दे दिया था। तो ध्यान रखना, इसको जहर कहाँ पर दिया, इसकी मृत्यु कहाँ पर हुई और इसकी छतरी कहाँ पर है, ये तीनों चीजें हम एक साथ देखेंगे। तो ध्यान रखना, इसको जहर तो कहाँ पर दिया, आगे इलिच में दिया। इसकी जो मृत्यु है वो हुई थी हमारी कालपी में, और इसकी जो छतरी है वो है हमारी मांडलगढ़। जो इलिच और कालपी ये दोनों हमारे एमपी के अंदर जगह, कहाँ पर है, एमपी के अंदर जगह। और जो मांडलगढ़ है वो हमारे भीलवाड़ा में है, कहाँ पर है, भीलवाड़ा के अंदर है। और जहाँ पर 8 खंभों की छतरी, कितने खंभों की, 8 खंभों की क्या आपकी छतरी है। तो यह भी ध्यान रखना, 8 खंभों की छतरी किसकी है, आपके महाराणा सांगा की छतरी, जो कि क्या मांडलगढ़ के अंदर है। और 30 जनवरी को 30 जनवरी 1528 को इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। सांगा की फाइनली क्या हो जाती है, 30 जनवरी 1528 को क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। मृत्यु किसके कारण होती है, जहर देने से इसकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। सांगा युद्ध के मैदान में जाता है। तो सांगा के बारे में आपने सुना होगा कि सांगा के शरीर पर 80 घाव थे। तो आप कल्पना कर सकते हो वो व्यक्ति कितना है जो बहादुर या शक्तिशाली रहा होगा जिसके शरीर पर 80 घाव थे। तो कहते हैं कि इसके शरीर पर 80 घाव थे, इसके एक पैर, एक हाथ और एक आंख ये नहीं थे। तो ये ध्यान रखना कि सांगा के क्या नहीं थे, 80 घाव थे शरीर पर, एक हाथ नहीं था, एक पैर नहीं था और एक आंख नहीं था। फिर भी वो युद्ध के मैदान में इतनी बहादुरी से लड़ता है, वास्तव में एकदम पराक्रमी योद्धा था। तो ये हमारा सांगा हुआ। इसके अलावा बात करें सांगा के बारे में, तो कहते हैं कि सांगा के दरबार के अंदर 7 राव या राजा थे, और इसके दरबार के अंदर 104 में बात करूं सरदार या सेनापति थे। और ये बात है, ये खुद कौन बताता, तो बाबर बताता, बाबर नाम है। तो 7 राव है, 104 सेनापति इसके दरबार में, तो बाबर के दरबार के अंदर रहते थे। तो ये थोड़ा बाबर के बारे में ध्यान रखना, सॉरी सांगा के बारे में ध्यान रखना। आगे मैं बात करूँ तो सांगा के बाद में अगला इसका जो बेटा था उसका नाम था भोजराज। सबसे जो ज्येष्ठ पुत्र था उसके क्या नाम था, भोजराज था। भोजराज किसी बीमारी के चलते इसकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। भोजराज के बारे में हम सब जानते हैं, जिसकी जो रानी थी वो हमारी मीराबाई थी। मीराबाई जो कि एक लोक संत है, मेड़ता की रहने वाली थी, तो वो इसकी क्या हुई, रानी हुई। तो ध्यान रखना भोजराज की होती रानी होती। तो ये हमारा राणा सांगा था। और राणा सांगा के बारे में जितने हमने इंफॉर्मेशन दी सारी चीज़ हमने देख ली। एक बार मैं आपको शॉर्ट के अंदर वापस थोड़ा सा रिवीजन करवा दूँ कि सांगा के बारे में हमने क्या क्या चीज़ें देखी, तो वापस देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखा कि इसका टाइम पीरियड क्या था, 1509 से लेकर 1527 के बीच में टाइम पीरियड था। पिता कौन थे, तो पिता थे रायमल। माता का क्या नाम था, तो माता का नाम था रतन कंवर। आगे बात करते हैं इसके राजा बनने के अंदर सहायता कौन करता, पिता जेठमलोत। पिता जेठमलोत के बारे में कहा कि जेठमलोत कारवाड़ा कटे सांगो भोगे चित्रकूट सर पिता। और बाद में ये कहाँ पर शरण लेता है, श्रीनगर के अंदर शरण लेता है, जो कि वहाँ पर किसके करमचंद पवार की क्या लेता है, शरण लेता है। इसका बड़ा भाई था जिसका नाम था पृथ्वीराज, जिसको उड़ना राजकुमार भी कहते हैं। और जयगवान देवड़ा के जो जैन के लड्डू खिलाने से क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। छतरी कहाँ पर है, कुंभलगढ़ के अंदर है, 12 खंभों की ऐसी छतरी है। आगे चलते हैं। दूसरा भाई था इसका जयमल, जो कि 16 के खिलाफ क्या होता है, लड़का मारा जाता है। बाद में फाइनली 1509 के अंदर किसका राजशिलक हो जाता है, हमारे संघ का राजशिलक हो जाता है।
ये ध्यान रखना। उसके बाद उन्होंने पढ़ा संगा, और संगा का सबसे पहले देखा दिल्ली के साथ में क्या संघर्ष था, तो दिल्ली का शासक कौन था और इसका संघर्ष किस कारण, दोनों चीजें आ रही हैं। तो इसका जो शासक था दिल्ली का वो कौन था, हमारा आपके सिकंदर लोधी, और इसका जो संघर्ष था वो था हमारा इब्राहिम लोधी के साथ में क्या करा संघर्ष था। ये थोड़ा ध्यान रखना। कौन कौन से युद्ध, दो युद्ध होते हैं, खातौली का युद्ध और दूसरा कौन सा होता है हमारे बाड़ी का युद्ध। खातौली का युद्ध 1517, ये 1518, दोनों के अंदर संगा की जीत होती है। और इसके अंदर जो सेनापति था उसका क्या था, मियां खान नाम का क्या था सेनापति था। आगे चलते हैं। उसके बाद आता है मालवा के साथ संघर्ष। मालवा का जो शासक था वो तो था नासिर था, और इसका जो संघर्ष था मोहम्मद खिजी सेकंड के साथ था। एक युद्ध होता है गालवान का युद्ध 1519 के अंदर होता है। क्या क्या होता है, तो चंदेरे का जो शासक था मेदिनीराज इस युद्ध का प्रमुख कारण था। सेनापति कौन था, हरिदास लालन, जो खिलजी उसको बंदी बना लेता है। आगे चले। अब गुजरात का संघर्ष। गुजरात का जो राजा था उसका क्या नाम था, मोहम्मद बेगड़ा, लेकिन इसका जो संघर्ष था वो मुजफ्फर सेकंड के साथ था। और राठौड़ रियासत थी इडर, उसके दो भाई रायमल और भारमल के बीच में ये संघर्ष था, उसको लेकर ये था। उसके बाद हमने बाबर और संगा के बारे में देखा। इसके बाद में दो युद्ध होते हैं, तो बयाना का युद्ध एक हमारा खाना का युद्ध, और इन बीच में क्या क्या कारण थे, तो पहले हमें राजनीतिक महत्वाकांक्षा से, दूसरा संगा ने दिल्ली सल्तनत के 200 गांवों पर अधिकार कर लिया था। तीसरा अफगान राजपूत मित्र था, अफगान राजपूत मतलब हसन का मेवाती और जो था हमारा मोहम्मद लोधी के बीच में। इसके अलावा बाबर नामा, जो कि बाबर की पुस्तक है, उसके अंदर संगा पर किसका आरोप लगाया, वचन बंद क्या लगाया, आरोप लगाया। तो ये भी इसका क्या था प्रमुख युद्ध के कारण है। पहला युद्ध होता है हमारा बयाना का युद्ध। बयाना के युद्ध की बात करें तो बयाना कहाँ पर जगह भरतपुर के अंदर है। कब युद्ध होता है, 16 फरवरी 1527 को युद्ध होता है। और मेहंदी ख्वाजा ये किला दे रखा था बाबर ने, लेकिन संगा इस पर अटैक करता है और इसके अंदर जीत लेता है। तो ये ध्यान रखना। अगला बात करते हैं खानवा। खानवा होता है 17 मार्च को। कब होता है, 17 मार्च को। लेकिन वीर विनोद के अनुसार पूछ ले कब होता है, तो वीर विनोद के अनुसार कब होता है, 16 मार्च 1527 को होता है। चलते हैं आगे। अगला आता है हमारा बाबर। तो बाबर ने इस युद्ध से पहले कौन कौन सी नीति अपने, तो एक तो इस युद्ध को क्या किया, जिहाद घोषित किया। एक तो इस युद्ध को जिहाद घोषित किया। दूसरा तमगा टेस्ट, जो कि मुस्लिम यात्रा पर लगने वाला टेस्ट, उसको हटा दिया। तीसरा शराब न पीने की क्या कहे दर्शन कर दिए। 3 नीतियों को अपना बाबर अपनाता। संघा कौन सी नीति अपनाता, तो संघा नीति अपनाता आपको पार्थिव परवान। कौन सी पार्थिव परवान का मतलब क्या होता है कि लेटर लेकर राजाओं से क्या मांगना, युद्ध के लिए सहायता मांगना। कौन कौन से राजा इसकी सहायता के लिए आते हैं, तो ध्यान आमेर से पृथ्वीराज, मारवाड़ से मालदेव, बीकानेर से कल्याणमल, वीरमदेव, सिरो का करेश देवड़ा, वागड़े उदय सिंह, ईडर का बारमल, चंद्रे का मेदनाय, राज सिंह का सलेम जमल, और सुलंबर रतन सिंह चुंडावत, और हसन का मेवात और मोहम्मद लोधी इसके अंदर थे। विजय किसकी होती है, बाबर की होती है। क्या क्या कारण थे मैंने बता दिया। वो सा चीज इसके अंदर एक और भी कारण माना जाता है कि संगा के साथ में कहीं ना कहीं क्या होता है, विश्वासघात भी होता है। संगा के साथ में क्या होता है, विश्वासघात होता है। कहते हैं जो सलादी तवर और नागौर के खानजा मुस्लिम थे, वो इसके साथ में वो क्या विश्वासघात करते हैं। तो मैंने कुछ आपको कारण बताए थे जिसके अंदर संगा युद्ध का हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा जब संगा घायल हो गए इसके अंदर, तो इसका नेतृत्व कौन करता है, तो नेतृत्व करता है हमारे झाला अज्जा सादड़ी का था। और इसके अलावा बात करते हैं इसका इलाज कहाँ पर हुआ, बसपा के अंदर हुआ। इसको जेर कहाँ दिया, इलीस में दिया। इसकी मृत्यु कहाँ हुई, कालपे में हुई। और इसकी छतरी कहाँ है, मांडलगढ़ के अंदर है, जो कि कितने कम हो गया, आपकी 8 कम हो गई। बाद में 30 जनवरी 1528 को इसकी क्या हो जाती है, फाइनली मृत्यु हो जाती है। आगे चलते हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा कि संगा के शरीर पर 80 घाव थे, एक पैर नहीं था, एक हाथ नहीं था, रेख क्या नहीं थी, आंख नहीं थी, फिर भी ये युद्ध के अंदर लड़ता रहा। इसके दरबार में 7 राव और 104 या सरदार या सेनापति रहते थे। ये कौन जानकारी देते हैं, बाबर नामक पुस्तक बताती है। और इसका बड़ा बेटा था भोजराज, जिसकी रानी थी मीराबाई। ये ध्यान रखना भाई। ये हमने संगा के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन थी हमने पढ़ ली। और मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप लगभग 2 क्लास में हम पूरा कर लेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।